नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मोदी कैबिनेट में बदलाव लगभग तय है। नए मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार तक सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और इसी कड़ी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यूपी में भी हलचल तेज हो गई है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सबकी नजर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर है कि इसमें यूपी से किन चेहरों को जगह मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के 12 सांसदों के नाम पर चर्चा हुई, जिनमें से 5 से 6 चेहरे मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। इनमें अनुप्रिया पटेल, सत्यदेव पचौरी, रीता जोशी बहुगुणा, प्रवीण निषाद, रामशंकर कठेरिया और एसपी बघेल का नाम सबसे आगे है। बुधवार शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल होगा। मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को 8 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए। खास बात यह है कि इन राज्यपालों में एक केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया। इसके अलावा मिजोरम से लेकर झारखंड तक 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। आनंदीबेन पटेल के पास यहाँ अतिरिक्त प्रभार था मध्य प्रदेश का। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद उनको जिम्मेदारी दी गई थी। अब मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब मंगू भाई पटेल उनकी कैबिनेट में वन मंत्री थे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, अगले हफ्ते योगी कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है। 15 जुलाई के आसपास योगी कैबिनेट का विस्तार संभव है। 15 जुलाई के आसपास विस्तार हो सकता है और 2022 के चुनाव पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सावन माह में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकालने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि वो पड़ोसी राज्यों बिहार और उत्तराखंड सरकार से बातचीत करके जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करें। मुख्यमंत्री योगी ने शिव भक्तों के लिए विशेष इंतजाम करने का आदेश भी दिया। सरकार हर साल कांवड़ियों के लिए जगह जगह पानी, आराम की सुविधा की व्यवस्था कराती है। इसके अलावा कई जिलों में कांवड़ियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत अपने 7 दिन के प्रवास पर मंगलवार सुबह चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन पर संघ पदाधिकारी और प्रशासनिक अफसरों ने आरएसएस के प्रमुख का स्वागत किया। इसके बाद भागवत अपने प्रवास स्थल आरोग्य धाम के लिए रवाना हो गए। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रवास के दौरान संघ प्रमुख दुनिया भर में मौजूद संघ प्रचारकों से वर्चुअली संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर इस दौरान रणनीति बन सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक जी का आगमन हुआ है। उन्हीं को रिसीव करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक आरोग्य धाम में आहूत है। उसी बैठक में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर आए। क्या देखा जा रहा है कि चुनाव बैठक है, ये प्रतिवर्ष होती है। पूरी योजना बैठक जुलाई के महीने में होती है और वो बड़ी बैठक होती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो छोटी बैठक के रूप में आयोजित है। क्षेत्र प्रचारक से ऊपर के प्रचारक बुलाए गए। कितने दिनों का प्रोग्राम? ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बैठक 3 दिन चलेगी। राष्ट्रीय अयोध्या से खबर है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बड़ा बयान दिया। 2022 में योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सीएम के चेहरे पर कोई सस्पेंस नहीं है, योगी जी ही रहेंगे। योगी जी सीएम है, इसको लेकर कोई विवाद नहीं। 2022 चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और अभी उसको लेकर के कोई विवाद ही नहीं है। ये जो विवाद खड़ा कर रहे हैं उनको इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सरकार की ओर से तो योगी आदित्यनाथ जी चेहरा है प्रदेश के अंदर, और पूरे देश की दृष्टि से हमारे माननीय मोदी जी हैं, संगठन की दृष्टि से हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, देश में और प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। तो ये कोई चेहरा, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये विरोधी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, उनको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। हम 300 से ज्यादा फिर सीटें जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे, सही मायने में रामराज लाकर। गाजियाबाद से खबर, 2022 की तैयारी में कांग्रेस भी जुट गई है। प्रियंका गांधी ने वर्चुअली कार्यकर्ताओं से संवाद किया। 2022 के लिए प्रियंका ने जीत का मंत्र दिया है और लड़ाई के लिए कांग्रेसियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सोशल मीडिया पर पार्टी की रणनीति क्या होगी, इसके लिए 2 दिन तक कांग्रेस का ये ट्रेनिंग कैंप चलने वाला है।
बलिया में संजय निषाद ने बीजेपी से डिप्टी सीएम का पद एक बार फिर से मांगा। कहा, मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। 2022 चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने एक बार फिर मांग रखी कि हमारे पास बड़ा वोट बैंक है, हम नाविक हैं, बीजेपी की नाव डूबने नहीं देंगे। संजय निषाद ने कहा और कहा कि बेटे प्रवीण निषाद को डिप्टी सीएम बनाया जाए। आज के दिन में हम लोग यहाँ जिताने हराने वाले हैं। आज के दिन में हमारे पास वोट बैंक है, झुआ भर वोट है, तो इतना वोट वाले के बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दें तो जल्दी से 2022 में आपकी सरकार 2022 में फिर मोदी जी योगी के नेतृत्व में बन सकती है। निश्चित रूप से नाविक तो कभी अपनी नाव को डूबने नहीं देता है। अगर नाव में जिसमें हम सवार हैं, योगी जी मोदी जी सवार हैं, वो कैसे डूबने देंगे। लेकिन बहुत छेदा करने वाले को अगर मोदी जी योगी जी पकड़ेंगे नहीं कि भाई ये छेदा करने वाले अधिकारी कर्मचारी नेता हैं जो भाई ये बाहर से दूसरी पार्टी से आए, भाजपा का कुर्ता पहन लिया। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। दफ्तर में नशा करते हैं अफसर, दफ्तर में सिगरेट पीते सीएचसी अधीक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला स्टाफ के सामने सिगरेट पी रहे थे डॉक्टर बीए चतुर्वेदी। फिलहाल सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम के मामले पर हमने गाजियाबाद के उस बॉर्डर से जायजा लिया जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई यहां किसानों के बीच किसी वारदात को अंजाम दे सकती है, इस तरह का इनपुट भी सुरक्षा एजेंसियों ने दिया है। लिहाजा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम जब यहां आधुनिक हथियारों के साथ रहेगी तो आतंकियों के मंसूबे नेस्तनाबूद कर देगी। इस मामले पर हमने किसानों के नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत भी की है। देखिए, हम इस समय यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां पर ये स्पॉट जो है वो लगने वाली है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं और किसान आंदोलन क्योंकि यूपी के बॉर्डर पर ही चल रहा है, दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर, तो उनसे बात कर लेते हैं। सर, स्पॉट एक टीम है जो यूपी एटीएस ने बनाई है, उसमें स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम है ये जो आधुनिक हथियारों के साथ तैनात रहेगी। गाजियाबाद में वो तैनात रहेगी, बॉर्डर पर खासकर। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट लगता है? हाँ नहीं, ठीक, इम्पोर्टेंट तो क्षेत्र है ही भाई, लगनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये तब हुआ है जब सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट आया है कि बॉर्डर पर जिस तरह से आंदोलन भी चल रहे हैं, आंदोलन की भी बात, साथ में ये भी कहा है कि कुछ और मामले भी जैसे यूपी में सामने आए हैं, उसमें सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट ये भी है कि पाकिस्तान कोई हरकत कर सकता है। तो आप इस लिहाज से कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, ठीक है, लगानी चाहिए उनको, सुरक्षा बढ़ानी चाहिए भाई। हाँ, और हवाई सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। हाँ, लगानी चाहिए। आपसे फिर मेरा सवाल वही है कि अपने स्तर पर भी किसान कुछ यहाँ पर जो सुरक्षा है, निगरानी है, वो कर रहे हैं? हम रखते हैं निगरानी, कोई वैसा गलत आदमी ना आ जाए, कोई अनजान आदमी ना आ जाए, तो उसकी जांच करते रहते हैं। आप कुछ और अपनी तरफ से ऐड इसमें करना चाहेंगे कि क्या पुलिस को या क्या सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ के लिहाज से करना चाहिए? अब जो कुछ न करना होगा वे कर लेंगे, हमारी क्या डायरेक्शन लेंगे वे। हाँ, क्योंकि देखिए नेतृत्व आप कर रहे हैं किसानों का, और ये क्योंकि इनपुट यही है कि कहीं किसानों के बीच में कोई घुसकर किसी तरह की हरकत ना करे। आ सके, हाँ आ सके, जो कुछ ज्ञान बतावे वो हो जा। हाँ, ये धरना ना खत्म होने का, चाहे यहाँ ब्लास्ट करवा लो, ये कुछ भी करवा लो। जिन 4 जिलों में ये स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम लगाई जानी है उनमें गाजियाबाद का भी नाम है, और गाजियाबाद इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी जो सीमा है वो देश की राजधानी से जुड़ी हुई है। और देश में जिस तरह से खासकर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले सामने आए और इसके अलावा कुछ इनपुट्स आए जिसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकती है, तो उस लिहाज से स्पॉट बेहद जरूरी था। और मैं इस समय गाजियाबाद में यूपी गेट पर मौजूद हूं, जिसे हम गाजीपुर बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं, और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था है। पूरा जो माहौल है वो एक तरह से कहें सुरक्षा किले में तब्दील है, और 7 महीने से ये है। ऐसा क्यों है वो आप जानते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी के इस बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। तो किसान आंदोलन को अगर देखें उसके मद्देनजर भी स्पॉट को यहां डिप्लॉय करना बेहद जरूरी हो गया था, और पहले से ही यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो हमेशा रहती है। और जो 26 जून बीता है उसमें भी इनपुट आया है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो किसानों के आंदोलन में बीच में शामिल होकर किसी बड़ी वारदात को, आतंकी वारदात को अंजाम दे सकती है। तो ऐसे में स्पॉट जो होगा वो आसमान से लेकर जमीन तक नजर रखिएगा। आधुनिक उपकरण होंगे, आधुनिक हथियार होंगे, परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह की व्यवस्था जो है वो होगी। और उसकी डिप्लॉयमेंट की तैयारी जो है सूत्र बता रहे हैं कि जल्द पूरी
कर ली जाएगी। और जिस तरह से 4 जिलों में अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो ये ऐसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली की सीमा के साथ साथ इसमें अन्य बॉर्डर भी जुड़ते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर का बॉर्डर है, हापुड़ का बॉर्डर है, दिल्ली से लोनी बॉर्डर का भी बॉर्डर है और बागपत बॉर्डर से भी गाजियाबाद जुड़ता है। तो यहाँ पर ये जो स्पॉट की निगरानी होगी खासकर सीमाओं पर, वो हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगी। हालांकि इस मामले में हमने गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों के बड़े नेता हैं उनसे भी बात की। उनका कहना है कि ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है, सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी और ठोस कदम है। अब देखना यह है कि कब तक जो स्पॉट का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर हो जाता है। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम यूपी एटीएस की एक अलग टीम जो बेहद आधुनिक ढंग से पूरी जो निगरानी है वो करेगी और आसमान से लेकर जमीन तक आधुनिक उपकरणों और आधुनिक हथियारों के साथ नजर रखेगी। गाजियाबाद में कैमरामैन जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सभी भारतीयों के डीएनए एक होने के बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। ओवैसी ने जहां गोडसे की विचारधारा वाला बयान दिया तो भाजपा के फायर ब्रांड नेता और मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विधायक संगीत सोम ने ओवैसी को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद नहीं यूपी है, यहां उल्टा भी पड़ सकता है। मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने संगीत सोम से खास बातचीत की है, देखिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है डीएनए एक है और हमें सारी बातें भुलाकर देश को विश्व गुरु बनाने पर जोर देना चाहिए। उनके बयान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विधायक संगीत सोम जी। संगीत जी, एक चीज जानना चाहूंगा, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है उसके क्या बड़े मायने एक तरीके से निकाले जा रहे हैं, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, जो माननीय भागवत जी ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है कि हिंदुस्तान का हर आदमी का डीएनए एक है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदू है। जब इंग्लैंड में रहने वाला हर आदमी अंग्रेज हो सकता है तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं है? बहुत लोग इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं, लेकिन मैं फिर एक बार ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो माननीय भागवत जी ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। हिंदुस्तान के हर आदमी का डीएनए एक है, सबका डीएनए हिंदू है और यहाँ का हिंदुस्तान का हर आदमी रहने वाला है हिंदू है। इस पे सियासी बातें भी अब होने लगी हैं। जो ओवैसी हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि भाई ये गॉडसे की वो है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गाय और भैंस में अंतर नहीं है, लेकिन अखलाक का और तमाम ऐसे नाम उन्होंने कहे हैं कि ये नाम आ जाते हैं, तो फिर ऐसी बातें लिंचिंग वाली क्यों हो जाती हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ओवैसी को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गोडसे की राह पर चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस राह पर चल रही है वो ये जानते नहीं, लेकिन ओवैसी जरूर जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। एक जिन्ना थे जिन्होंने बंटवारा देश का कराया था और हिंदुस्तान का बंटवारा दोबारा से ओवैसी जैसे लोग कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता और हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें इस मंसूबे में कभी सफल नहीं होने देगा। और फिर मैं एक बार ये कहूँगा कि वो इस तरीके की राजनीति करके एक बंटवारा करना चाहते हैं और बंटवारा करके राजनीति करना चाहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और उनकी जो पार्टी है वो यहाँ चुनाव भी लड़ने जा रही है। कह रहे हैं कि बड़े मुखर तरीके से चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, हो सकता है किसी पार्टी से उनका समझौता भी हो जाए। देखिए साहब, ये हैदराबाद नहीं है, उत्तर प्रदेश है। ओवैसी को सोचना पड़ेगा। वो हैदराबाद में कह सकते हैं कि फोर्स 24 घंटे के लिए हटा लिया जाए तो हम ये करेंगे वो करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये बोल दिया तो कुछ उल्टा भी पड़ सकता है। यहाँ नहीं कह सकते कि 24 घंटे के लिए फोर्स हटा लेंगे। अगर यहाँ फोर्स हटा ली गई तो क्या होगा वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए वो चुनाव लड़े, इससे क्या मतलब है? चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनकी औकात बताएगी। भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है और 350 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी हमारे साथ थे, जो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आएगी। और ओवैसी पर भी वो मुखर दिखे हैं, सीधे कहा ये हैदराबाद नहीं है, ये यूपी है। यहां पे जब वो आएंगे तब उन्हें पता लग जाएगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का वर्चस्व बरकरार है। 2021 के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी को बड़ी कामयाबी मिली। रिपोर्ट देखिए। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह राजनीतिक जगत में एक अलग ही छाप रखते हैं। 2016 में अपने साथ रहने वाले ब्रिजेश सिंह प्रिंसू को धनंजय सिंह ने एमएलसी बनवाया, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह को शिकस्त हाथ लगी। 2020 में जो मल्हनी का उपचुनाव हुआ, उससे एक बार धनंजय सिंह का राजनीतिक कैरियर संकट में नजर आया।
क्योंकि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने धनंजय सिंह को शिकस्त दी थी। लेकिन इन सब के बीच 2021 धनंजय सिंह के राजनीतिक कैरियर में फिर संजीवनी साबित हुआ। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी जैसे ही महिला के लिए आरक्षित हुई, धनंजय सिंह ने इस कुर्सी पर कब्जा करने के लिए अपनी पत्नी श्रीकला को मैदान में उतारा और अपनी पूरी साख दांव पर लगा दी। धनंजय सिंह ने रणनीति बनाते हुए निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राज बहादुर यादव की पत्नी राजकुमारी देवी को शिकस्त दिलाई, बल्कि भाजपा के शासन में भाजपा की रणनीति को भी भेदते हुए सपा के किले को ढहाते हुए अपनी पत्नी श्रीकला को जिले की पहली नागरिक बनाने का काम किया। ये वो दौर था जब धनंजय सिंह के ऊपर 25,000 का इनाम लखनऊ में अजित हत्याकांड को लेकर घोषित हुआ था। इस दौरान पुलिस ने भारी फोर्स के साथ कई बार धनंजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी भी की, लेकिन धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बैठाकर एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि धनंजय राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। साथ ही उन्होंने 2022 से होते हुए 2024 तक दिल्ली जाने के रणनीति को साफ कर दिया है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ में तैनात एक सिपाही की दबंगई सामने आई, जहां पर मजदूरी का पैसा मांगने पर एक परिवार पर सीआरपीएफ में तैनात जवान ने हमला कर उन्हें लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा है। हमले में 3 महिला समेत 5 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला 2 दिन पुराना है, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब पीड़ित ने न्याय पाने के लिए डीसीपी से गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले एक बार फिर दंगों का जिन बाहर निकलता नजर आ रहा है। ऐसे में सपा नेता अबू आजमी का जाटों को लेकर दिए गए बयान के बाद जाट बिरादरी के लोगों में अब अबू आजमी के खिलाफ नाराजगी पनप रही है। इसके चलते पन्ना गांव में जाटों ने आजमी का पुतला फूंका और अपना विरोध प्रकट किया है। और इसके साथ ही किसान रॉबिन पवार ने आजमी का सर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से चल रहा अभी ठंडा भी नहीं हुआ। इसी बीच मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर चल रहा दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल का विज्ञापनों में घिर गया है। इसको लेकर एबीवीपी और हिंदुवादी संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए डीएम मुरादाबाद को ज्ञापन देते हुए स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीबीएसई बोर्ड से स्कूल की मान्यता खत्म करने की मांग की है। इसे लेकर ट्विटर हैंडल पर भी हिंदू संगठन के लोग सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए एक मुहिम शुरू कर चुके हैं। दरअसल पब्लिक स्कूल द्वारा एक ऑनलाइन समर कैंप का विज्ञापन जारी किया गया। इसमें विशेष रूप से 8 से 15 और इस्लाम को जानने के लिए 2 घंटे कैंप शुरू करने को लेकर वेबसाइट जारी की गई। इससे जुड़ने पर बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने पर जोर दिया गया था। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने 7 जुलाई से 17 जुलाई तक तहसील से लेकर जनपद और पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान के साथ राज्य मुख्यालय पर आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, विधायक, एमएलसी समेत सभी कांग्रेस नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई चरम पर है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद देश के नागरिकों को महंगा पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार अपना राजकोष तो भर रही है, लेकिन जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कई बार इस बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल की लूट के खिलाफ पत्र लिखकर केंद्र सरकार को आगाह किया कि आप महंगे पेट्रोल डीजल को क्यों बेच रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं। फिरोजाबाद में कई स्थानों पर फलों का राजा कहे जाने वाले आम को पकाने में इन दिनों जो प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल हो रहा है, उससे लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आम को पकाने में गोल्ड रैप एथिलीन रिपेनर नामक प्रतिबंधित केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठेके वाले ने बताया कि केमिकल और कुछ पुड़ियाँ आती हैं, उनमें पकता है, लेकिन पेड़ का पका हुआ अच्छा आता है, फर्क स्वाद में होता है। इस पर जिला अस्पताल के चिकित्सक राहुल जैन ने कहा कि फल पकाने में कार्बाइड और मिथाइल 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक पके फल और पकाए फल में काफ़ी फर्क है। केमिकल से पका फल लंबे समय तक खाने से आंतों में छाले, कैंसर तक की संभावना होती है।
विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई। वाराणसी के पार्टी के 14 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसमें महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे का दुर्भार इसका कारण बताया जा रहा है। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान राघवेंद्र ने पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी की थी। खफा होकर पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नाम लेटर लिखा। इस्तीफा देने वाले अधिकांश पदाधिकारी पूर्व सांसद राजेश मिश्रा गुट से जुड़े हैं। इस्तीफे के पीछे की वजह विधानसभा चुनाव में टिकट दावेदारी भी बताई जा रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों लखनऊ में टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं का इंटरव्यू किया। राजेश मिश्रा गुट के भी कुछ पदाधिकारियों ने इंटरव्यू दिया था। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र जी के दुर्व्यवहार से उस दिन जो कमलापति जी की त्रिपाठी की मूर्ति पर ललितेश और राजेशपति जी के खिलाफ जो सरकार ने FIR दर्ज की थी, उनके खिलाफ संघर्ष के लिए, राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए हम लोगों ने वहाँ कमलापति जी की मूर्ति के पास संकल्प लिया। फिर उसके बाद कैंप कार्यालय गए। वहाँ पर वरिष्ठ जनों के साथ महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दुर्व्यवहार किया, जो अशोभनीय है। और पहले भी ये कृत्य महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ वो कर चुके हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।